हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोहम्मद हफीज़। आज हम आपको भारतीय इतिहास के बारे में बताएंगे। भारत का प्राचीन इतिहास के बारे में हमको ये पढ़ना किस तरह चाहिए। देखिए, चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को हम कितने कालखंडों में पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के स्रोतों को पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पुरातात्विक स्रोत। अब हम साहित्यिक स्रोत को देखते हैं। साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? देखिए, साहित्य स्रोत के अंदर धार्मिक ग्रंथ आते हैं, लौकिक ग्रंथ आते हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण आते हैं। अब जो ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी जैसे ब्राह्मण साहित्य के अंदर बांट दिया इनको, बौद्ध साहित्य के अंदर बांट दिया, जैन साहित्य के अंदर बांट दिया। हम ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलकर जैसे वेद हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, ये चार ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये चारों किसके अंदर आते हैं? वैदिक साहित्य के अंदर। इसी तरह वेदांग हैं, सूत्र हैं, महाकाव्य हैं। महाकाव्य आपको पता है, रामायण और महाभारत। धर्मसूत्र हैं। धर्मसूत्र में क्या आता है? धर्मशास्त्र के अंदर क्या आता है? धर्मशास्त्र के अंदर आता है धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ। ठीक है, तो हम इस तरह इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे इजीली समझ में आएगा। अदरवाइज हम कितनी भी बुक पढ़ लें तो हम समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें पुरातात्विक स्रोत के बारे में, क्या देखें? पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखें हम, तो पुरातात्विक स्रोत को कितने भागों में बांटे गए? या नंबर 1 अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, मुहरे हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला, मूर्तिकला है, चित्रकला, स्थापत्य है। यानी पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जिनको जो आर्कियोलॉजी दूसरा हम देखते हैं इतिहास। इतिहास को अब हम यहाँ, ये जो भारत के स्रोत थे उनको हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं इतिहास में। इतिहास को देखते हैं। देखिए, नंबर 1 होता है प्राग इतिहास। क्या होता है? प्राग इतिहास। नंबर 2 होता है आद्य इतिहास। क्या होता है? आद्य इतिहास। नंबर 3 होता है ऐतिहासिक काल। इनको 3 कालखंडों में बांटे गए। जो प्राग इतिहास है इसको भी 3 खंडों में बांटा गया। देखिए, इसके कौन कौन से 3 खंड हैं। नंबर 1 होता है पूर्व पाषाण काल। यानी प्राग इतिहास काल को हमने इतिहास को प्राग इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक वो होता है जहाँ पर हमें कोई प्रमाण ही नहीं मिलते। आद्य इतिहास वो होता है जहाँ पर प्रमाण हैं पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल वो है जहाँ से हमें साहित्य मिलना शुरू हो जाता है। तो आद्य इतिहास का अंतर्गत हम सैंधव सभ्यता को रखते हैं और वैदिक सभ्यता को रखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये हमें साहित्य तो मिला पर हम इनको अच्छे से पढ़ नहीं पाए। जो ये पाषाण काल है इसको हम पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अंदर बांटते हैं। अब जो ये पूर्व पाषाण काल है इसकी अवधि 6 लाख से 10,000 BC तक है, जबकि जो मध्य पाषाण काल है इसकी 10,000 से लेकर 4,000 साल तक है। नवपाषाण काल की 4,000 से 1,000 BC तक है। फिर हम आगे पूर्व पाषाण काल है जो इसको भी कई खंडों में बांटते हैं। इसको भी हम 3 खंडों में बांटते हैं। देखिए, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल को हम निम्न पूर्व पाषाण काल में बांट दिया हमने। फिर मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, इसमें हमने बांट दिया। निम्न पूर्व पाषाण काल की जो अवधि है वो 6 लाख से 1.5 लाख BC तक है और मध्य पूर्व पाषाण की 1.5 लाख से 35,000 BC तक। उच्च पूर्व पाषाण काल की 30,000 से 10,000 BC तक। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सैंधव सभ्यता को। ये 2350 से 1750 तक जो इसका करेक्ट टाइम है वो है। अब सैंधव सभ्यता को भी हमने 3 भागों में बांट दिया। यानी आरंभिक या प्राक हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आती है परिपक्व या हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद उत्तर हड़प्पा आती है। ठीक है, इससे आगे हम और चलते हैं। यानी ये सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत,
पाकिस्तान में दक्षिण बलूचिस्तान के अंदर है, सिंध है, पंजाब है, यहाँ पर है। जबकि भारत में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात और यूपी के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल। दूसरा हम बांटते हैं इसको उत्तर वैदिक काल। यानी वैदिक काल के अंदर जिस काल में ऋग्वेदिक की रचना हुई उसको ऋग्वैदिक काल, और जिसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना हुई उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद क्या होता है, धार्मिक आंदोलन आते हैं 600 BC के लगभग, जिसके अंदर का दो धर्म है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दो के अंदर बांटा है। उसके बाद हम देखते हैं महाजनपद युग, ये भी 600 BC में, उसी टाइम जिस टाइम ये दो धर्म आए थे उसी टाइम महाजनपद युग आया। महाजनपद युग में हम देखते हैं कि जनपद कितने थे, वो यूँ तो हमें पता है कि 16 थे, लेकिन हम ये देखते हैं कि पूर्व में कौन सा, उत्तर में कौन सा, ये देखना है सब। पूर्व में अंग जनपद था, उत्तर से लगभग उत्तर पश्चिम में कंबोज, जबकि पश्चिम में अवंती था और दक्षिण में अस्मक। उसके बाद हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष 600 BC से 300 BC में हुआ। मगध उत्कर्ष में ये तीन जो वंश थे इनका महत्वपूर्ण योगदान था, यानी बृहद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। राइट, उसके बाद जब ये पढ़ लेते हैं हम तो आगे आएंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण। भाई भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया? सबसे पहला आक्रमण किया ईरानियों ने। ईरानियों में दो ईरानी थे, यानी साइरस और दाराफर्तम। ये हखामनी वंश के थे, हखामनी वंश के से दोनों। जो साइरस ने 599 BC में जो अटैक किया था वो असफल रहा था, जबकि दाराफर्तम ने जो 522 BC में किया था वो सफल आक्रमण था। इन दोनों को हराकर, यानी जो ये दोनों थे, यानी ये ईरानी थे, इनको हराकर यूनानी, यानी यूनान से कौन था? सिकंदर 326 BC में झेलम तट पर को पास किया और पोरस से युद्ध किया उन्होंने। हालांकि इसने पोरस को हरा दिया था, पर इसकी बहादुरी से वो ये बहुत खुश हुआ था और इसको पोरस दे दिया था वापस। तो हम अब देखते हैं कि जब यहाँ पर सिकंदर आ गए तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर मौर्य वंश था। मौर्य वंश का कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कौन था यहाँ पर? कौटिल्य। तो ये तो इससे टक्कर ले गए जब इसके साथ कौटिल्य था। तो मौर्य वंश के तीन बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हुआ है, बिंदुसार हुआ है, अशोक हुआ है। तो इनके बारे में हमने पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। ये मौर्य वंश था जो 323 BC से 184 BC तक चला, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएं हम। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो 322 से 298 BC रहा। बिंदुसार का 298 से 273 BC, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था ये बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक, यानी अशोक का 269 से 232 तक। ये कहते हैं कि बिंदुसार के 99 लड़के थे, यानी अशोक के 99 भाई, तो उनको मारकर ये 269 में गद्दी पर बैठा था। इसलिए इसको 4 साल लग गए थे, क्योंकि 273 में डायरेक्टली नहीं बैठा था, ये 269 में बैठा था। जब मौर्य काल का अंत हो गया था तो उस टाइम के बारे में पढ़ेंगे, यानी मौर्य उत्तर काल के बारे में, यानी 200 BC से 300 AD तक। तो इसके अंदर क्या था? एक तो स्थानीय वंश थे और कुछ विदेशी वंश थे, यानी जो विदेशी आक्रमणकारी थे। स्थानीय में कौन थे? शुंग थे, कवण थे, सातवाहन थे, आंध्रा के सातवाहन। विदेशियों में किसने आक्रमण किया? यवन थे, शक थे, पहलव थे और कुषाण थे, इन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद हम चलते हैं सीधे दक्षिण भारत के संगम काल की तरफ, यानी ये पहली शताब्दी में था। यहाँ पर हम दक्षिण भारत के संगम काल में सिर्फ 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, पांड्य वंश, चोल और चेर वंश के बारे में।
राइट। उसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की 300 और 650 BC में। उत्तर भारत में उस टाइम क्या हो रहा था, जब मौर्योत्तर काल के बाद यहाँ पर एक नया वंश सामने आया था, बड़ा मजबूत वंश था, गुप्त साम्राज्य। यहाँ पर हम चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके बहुत से राजा हुए हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे। बाकी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। अगर हम हिस्ट्री को एक कालक्रम के अनुसार पढ़ेंगे तो ही हमारी ये समझ में आएगी, अदरवाइज ये हमारी समझ में नहीं आएगी। हम कई बार क्या कर लेते हैं कि कभी यहाँ से पढ़ा कभी वहाँ से पढ़ा, तो इस तरह से बात बनने वाली है नहीं। बाकी हमको टॉपिक वाइज चलना पड़ेगा, एक क्रम में पढ़ते जाएंगे तो इजीली हमारी ये समझ में आ जाएगा। बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। बाकी लोग बागों का पढ़ने का नज़रिया है, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए उनकी ये समझ में नहीं आता। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता रहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते जाइए। मैं पूरी हिस्ट्री कराऊँगा यहाँ पर, और साथ में ही आपको यहाँ पर नोट भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं गुप्तोत्तर काल में हम क्या देखते हैं। यानी जो ये काल ये थे, जो ये वंश आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये गुप्तों के पतन के बाद, या ये कह लीजिए कि गुप्त साम्राज्य के जो अयोग्य शासक हुए, तभी इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर दिया था। वल्लभी यानी गुजरात के अंदर मालवा पुष्यभूति वंश जो स्थानेश्वर का इस वंश का ही था हर्षवर्धन, कन्नौज के मोखरी, बंगाल के चंद्र शासक और मगध के परवर्ती गुप्त। गुप्तोत्तर काल में हम इनको पढ़ेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत 550 से 750 AD तक, यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, दो वंश है यहाँ पर, यानी चालुक्य वंश बादामी के और पल्लव वंश कांची के। अब चालुक्यों को भी यहाँ पर कई पार्टों में डिवाइड किया गया है, वेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अहिलवाड़ा के चालुक्य। ठीक है, यहाँ पर ये 3 वंश हो गए थे चालुक्य वंश के 3, यानी वेंगी, कल्याणी और अहिलवाड़ा। इसके बाद ये देखिए, इसके बाद अरबों का आक्रमण हो गया था। फिर हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अब राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं, कितने राजपूत वंश थे। देखिए, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे, चौहान है, परमार है, गहडवाल है। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम आने वाले क्लासों के अंदर। मैं सिर्फ यहाँ पर एक आपको रिव्यू दे रहा कि हमें भारत का इतिहास किस तरह से, यानी जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। अगर हम ऐसे टॉपिक वाइज लेते चलेंगे तो हमारी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इन तीनों के बीच में हुआ था। जो गुर्जर प्रतिहार थे वो राजस्थान के थे, जबकि राष्ट्रकूट दक्षिण के थे और पाल बंगाल के थे। इनके बीच लड़ाई हुई थी, पर जो ये गुर्जर प्रतिहार है 10वीं शताब्दी में ये वंश समाप्त हो गया था। इसके बाद हम उत्तर भारत में और कुछ वंशों को देखते हैं, जैसे चहमान वंश है, चंदेल वंश है, परमार वंश है। दक्षिण भारत में सिर्फ एक चोल वंश था। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की और मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, तब आपके लिए ये वीडियो तैयार होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।